हेलो 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 हेलो। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस दमदार से बैच में, जहां पर मैं हूं आकाश आकाश श्रवण, आप सभी का फिजिक्स बडी, आप सभी का फिजिक्स मेंटर, आप सभी का फिजिक्स टीचर। हर बार की तरह इस बार भी वही डायलॉग रिपीट कर रहा हूं जो हर क्लास में करता हूं। अब भाई ये क्लास जो है दमदार है, ये क्लास है बैकलॉग किलर। इसका नाम जरूर दस्ती बैच रखा है, लेकिन ये क्लास है बैकलॉग किलर। उड़ान हिंदी के जितने भी बच्चे हैं ना भाई साहब, बैकलॉग का भंडार हो जाता है उनके पास, क्योंकि 9th क्लास है, लाइट लेते हैं, सोचते हैं कि भैया हो जाएगा काम, लोकल तो है। लेकिन इस लोकल फॉर वोकल की बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी की दुविधा को दूर करने के लिए आया है दृष्टि बैच। दृष्टि बैच जो है ना बेटा, आप सभी के लिए यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिसमें आप बहुत कम टाइम में, मुझे बोला गया था कि लेक्चर की ड्यूरेशन को 1.5 घंटा रखना, 2 घंटा रखना, लेकिन मैं जानता हूं आप लोग 1 घंटा ही देखोगे इसे, तो मैं 1 घंटे के आसपास रखता हूं। किसी को बताना मत ये बात है, ठीक है। 1 घंटे के अंदर पूरा लेक्चर कवर करेंगे बच्चे, और पूरा चैप्टर कवर करेंगे। सर बातें बातें नहीं होंगी, चैप्टर कवर होगा, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत सुकून से पढ़ेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। लेकिन इस 1 घंटे में जिसने पढ़ लिया ना, उसने इस चैप्टर को आराम से पढ़ देगा। देखो बेटा, हम पिछले 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, ये बढ़ रहे हैं हम हमारे अगले लेक्चर की तरफ, मतलब अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम क्या है? कार्य एवं शक्ति। चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? कार्य एवं शक्ति। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कार्य एवं शक्ति, ठीक है। इसमें हम बहुत सी सुंदर सुंदर सी बातें पढ़ेंगे, बहुत सी प्यारी प्यारी सी बातें पढ़ेंगे। अब देखो, कार्य एवं शक्ति, पहले मैं आपको गुरुत्वाकर्षण पढ़ा चुका हूं, बल एवं गति के नियम भी पढ़ा चुका हूं, ये सारे चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अब हम बढ़े हैं एक इसी से एडवांस चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है कार्य एवं शक्ति। जैसा कि आपको बताया, आज की क्लास में मैं कार्य के बारे में कुछ कुछ बताऊंगा, कुछ कुछ बताऊंगा ऊर्जा के बारे में, कुछ कुछ ऊर्जा संरक्षण का नियम, और कुछ विद्युत उपकरण की शक्ति के बारे में, ठीक है। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसे पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए बल भाई साहब के बारे में, ठीक है। बल का सूत्र F = ma होता है, ठीक है। किसी भी वस्तु पर बल लगाते तो वह बल के कारण वह वस्तु अपनी स्थिति का परिवर्तन करती है, या फिर अपनी अवस्था में परिवर्तन करती है, या फिर अपने आकार में परिवर्तन करती है, या फिर अपनी गति में परिवर्तन करती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया कर पुराने लेक्चर को अच्छी तरह से देखकर आए, जिसमें आपको सारी बातें डिटेल में बताई गई हैं, ठीक है। पुराने लेक्चर को ध्यान से देखकर आए, डिटेल में बताई गई है, ठीक है। अब देखो बेटा, सुनना, समझना, मजा आएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। कार्य क्या होता है, आज आपके वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, हालात बदल देंगे, सब कुछ। जो आप सोचते हो ना कार्य के बारे में, वो कार्य नहीं होता। आज कार्य कुछ हो भाई साहब, कुछ और ही कहानियां हैं। कार्य क्या होता है सुनो। अब देखो, बिना समय व्यर्थ किए मैं आज की क्लास का पहला टॉपिक स्टार्ट करूंगा, जिसका नाम क्या है? कार्य। अब भैया कल की बात है, ऐसा अक्सर आपके साथ होता रहता है, ऐसा अक्सर मेरे साथ होता रहता है। कल या परसों की बात, उदाहरण मान लो कल परसों की बात है, ऐसा हुआ कि अचानक से मम्मी ने आवाज लगाई, मम्मी। मम्मी ने आवाज लगाई, मैंने मम्मी को लगाई, तो बेटा इधर आ, इधर आ, इधर आ, जल्दी से मुझे वो सामान उठा के दे देना। मैंने कहा यार मम्मी काम मत करवाए करो यार, ठीक है, मम्मी काम मत करवा, मैंने कोई काम नहीं करा। अच्छा, कल मैं गया, मेरे पास पैसे खर्च हो गए थे, वैसे मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो मैं गया एटीएम, 10 रुपए निकालना थे मुझे, क्योंकि 10 रुपए के तुरतुरे खाना थे। तो मैं 10 रुपए निकालने के लिए एटीएम गया। एटीएम जाते से ही भाई साहब, मैंने एटीएम में कार्ड डाला और वहां से निकाला 10 रुपए। अब भाई साहब, एटीएम के बाहर जो व्यक्ति खड़ा था, मैं उसको बहुत देर से देख रहा हूँ, वो खड़ा नहीं था, वो बैठा हुआ था। बैठे बैठे कहीं ऐसे करे, कहीं मच्छर मारे, कहीं अपना सर खुजाए, कहीं डंडा घुमाए, कहीं वो शॉर्ट्स देखे, कहीं रील देखे। मैं कहता भाई ये क्या काम कर रहा है। मैं कहता भाई, मैंने उससे पूछा भाई कर क्या रहा है तू? कहला मैं तो काम कर रहा हूँ। मैंने सच में उससे पूछा, मैंने कहा तू कर क्या रहा है? कहला मैं तो काम कर रहा हूँ। अब भाई साहब, मतलब बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, कोई व्यक्ति बैठा हुआ, बैठे बैठे लगा हुआ लैपटॉप पर, बैठे बैठे लगा हुआ कंप्यूटर पर, लगे हुए। अब वो सारे, मैं पूछा भाई क्या कर रहा है? मैंने कहा कि काम। वो बोले कि भाई मैं तो काम कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं बाबा, तुमसे ना हो पाएगा। हमारी फिजिक्स हमसे कुछ और बातें कहती है, हमारी फिजिक्स हमें कुछ और बातें कहती है। हमारी फिजिक्स हमें क्या कहती है, ठीक है, हमारी फिजिक्स हमें क्या बात कहती है? हमारी फिजिक्स हमसे कहती है, सुनना ध्यान से, ठीक है। हमारी फिजिक्स हमसे क्या कहती है कि कार्य कब होता है। सुनो, बड़ी प्यारी बातें हैं, सुनो ध्यान से। अब भैया, हमारे अनुसार वो एटीएम के बाहर बैठा हुआ गार्ड कोई काम नहीं कर रहा। एटीएम के बाहर बैठा हुआ गार्ड कोई काम नहीं कर रहा, वो फालतू है, कोई काम ही नहीं कर रहा। उसका कार्य क्या है? शून्य है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, हम देख रहे थे वो सिस्टम पे बैठा हुआ, लैपटॉप पे बैठा हुआ व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहा, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है। काहे कार्य नहीं कर रहा? क्योंकि फिजिक्स कहती है कि तुम खड़े हुए हो, तुम कोई कार्य नहीं कर रहा है। तुम सिस्टम पे बैठ के काम कर रहे हो, तुम कोई कार्य नहीं कर रहा है। तुम एटीएम के बाहर
खड़े हो रहो, लाइन लगाकर खड़े रहो घंटों, लेकिन तुम कोई कार्य नहीं कर रहा। आप जरूर बोल देते हो कि यार काम नहीं करना हमें, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हो। अब आप काम कब करते हो? अगर ये सारे काम नहीं है भाई साहब, मेरा तो काम ही एटीएम का गार्ड बोला, मेरा तो काम ही है यहाँ बैठे रहना, मेरा तो काम ही है लोगों को डराना ताकि एटीएम में कोई हादसा ना हो। सिस्टम पे बैठा हुआ व्यक्ति बोला भाई मेरा तो काम ही है, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, लेकिन फिजिक्स कहती है कि तुम बेकार हो, तुम बेकाम हो, तुम कोई काम नहीं कर रहा। तो काम होता कब है? फिजिक्स के अनुसार काम होता कब है? तो आपको एक बात बताऊं, फिजिक्स के अनुसार कार्य कब होता है? सुनिए ध्यान से, आप फिजिक्स के अनुसार कार्य तब कर सकते हो, ये भौतिकी के नियम है भाई साहब, ये दुनिया चलाते हैं, दुनिया इनके आधार पर चलती है, याद रखना। दुनिया कार्य तब होता है जब आप किसी वस्तु पर क्या लगाते हो? बल आरोपित करते हो। यदि आप किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हो तो ही कार्य होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, यदि आप किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हो तो ही कार्य होता है। अगर आपने बल आरोपित नहीं करा तो कोई कार्य नहीं हुआ। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हो तो ही कार्य होता है, लेकिन अगर किसी वस्तु पर बल आरोपित नहीं किया तो कोई कार्य नहीं किया। अच्छा, एक बात और सुन लो, थोड़ी सी अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है। कार्य को अंग्रेजी में कहा जाता है वर्क। कार्य को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है बच्चे? वर्क। कार्य को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है बच्चे? वर्क। तो बेटा कार्य कब होगा? जब आप क्या लगाओगे? बल। अगर तुमने बल नहीं लगाया तो कार्य नहीं हुआ। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर तुमने बल नहीं लगाया तो कार्य नहीं हुआ। अच्छा, एक बात तो ये थी। अब दूसरी बात की कल्पना हम कर लेते हैं। मान लो एक ये लाइन रही, ठीक है, थोड़ी सी तिरछी बन गई, थोड़ी सी, अरे वाह ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ठीक है, थोड़ी सी तिरछी बन गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई। ये सीधी कैसे होगी भाई? ठीक है, इधर से होती है क्या भाई? सीधी कैसे होती है ये? चलो हटा ही देते हैं इसे, ठीक है। एक मिनट, ये तो क्या विचित्र टाइप की लाइन बन गई थी। ठीक है, मान लो ये एक लाइन बन गई, सीधी कैसे होती है? रुक जा भाई, हाँ सीधी लाइन। अब तो उम्मीद है ये सीधी बनी होगी, आपको सीधी दिख रही है ना, बहुत अच्छी बात है। अब इस सीधी लाइन पर एक गाड़ी चलती हुई आ रही है, ठीक है, एक गाड़ी चलती हुई आ रही है, हार्ले टाइप की गाड़ी है, घोस्ट राइडर की तरह एक गाड़ी है। अब भाई साहब ये गाड़ी चलती हुई आ रही है तो गाड़ी का इंजन कुछ ना कुछ बल लगा रहा होगा, गाड़ी का इंजन कुछ ना कुछ बल लगा रहा होगा, मतलब इसके पास बल तो है। और दूसरे शब्द ये कहते हैं कि गाड़ी चलती हुई आ रही है। क्या बोला? गाड़ी चलती हुई आ रही है, अर्थात गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, मतलब कुछ ना कुछ अपनी स्थिति परिवर्तन कर रही है, और कुछ ना कुछ अपनी स्थिति परिवर्तन कर रही है, अर्थात क्या कर रही है? विस्थापन। अर्थात क्या कर रही है बच्चे? विस्थापन। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सुंदर से बच्चे, कभी भी कार्य का होना फिजिक्स के अनुसार तब माना जाएगा, कभी भी कार्य का होना भौतिकी के अनुसार तब माना जाएगा जब आप इन दोनों फैक्टर्स को रख लोगे। पहला तो कार्य इन दो बातों पर निर्भर करता है, सुनना, पहला तो कार्य इन दो बातों पर निर्भर करता है। पहला भाग क्या है? जिसका बल, और दूसरा भाग क्या है? जिसका विस्थापन। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो तुमने कोई भी कार्य नहीं किया, तुम नाकारा हो। मतलब मजाक कर रहा हूं, ऐसा मत बोलना। यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन ईट इंग्लिश, यू कैन वॉक इंग्लिश, यू कैन टॉक इंग्लिश एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, पर यू आर वेरी गुड। सिर्फ मजाक कर रहा हूं कि अगर फिजिक्स के अनुसार तुमने बल नहीं लगाया, अगर फिजिक्स के अनुसार तुमने विस्थापन नहीं किया तो तुम नाकारा हो, तुम कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं एक उदाहरण दे रहा था, ये ना सोचियो कि सर हमको कह रहा है, ना भाई साहब हम तो सिर्फ बता रहे हैं। तो बेटा आपने एक डब्बे को इमेजिन करा, आपने इस डब्बे पर क्या लगा दिया? बल। बल मतलब एफ। तो ये डब्बा चलता 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 यहां पर आ गया, ये डब्बा चलता चलता तो यहां से लेकर यहां तक आ गया, ये डब्बा यहां से लेकर यहां तक आ गया, ये डब्बा यहां से लेकर यहां तक आ गया, अर्थात कुछ ना कुछ विस्थापन हुआ। अब हुआ काम, अब हो तुम काम के, क्योंकि आप क्या लगा रहे हो? बल। अब बल लगा रहे हो तो विस्थापन भी हो रहा है, तो अब हो तुम काम के, अब कर रहे हो तुम काम। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाओ, जब किसी वस्तु पर बल लगाओ और वह वस्तु विस्थापित भी हो जाए, जब किसी वस्तु पर बल लगाओ और वह वस्तु विस्थापित भी हो जाए, तब बोला जाएगा कि हाँ भाई कुछ तो काम किया है आपने। अगर आपने बल लगाया और वो वस्तु विस्थापित नहीं हुई, मतलब कोई काम नहीं किया आपने, मतलब कोई काम नहीं किया आपने। आप किसी वस्तु पर बल लगाओ और बल लगाने के बाद वो वस्तु विस्थापित ना हो, तो मतलब कोई कार्य नहीं किया। अब देखो भैया, बल को नापने के लिए, बल के मापन के लिए, सुनना ध्यान से, आप बल कार्य को W से प्रदर्शित करेंगे हम। कार्य किस पर निर्भर करता है? बल पर।
जितना बल लगा रहे हो तो कार्य हो रहा है, अर्थात जितना अधिक बल लगाओगे उतना अधिक कार्य होगा। बल लगा रहे हो तो कार्य हो रहा है, अर्थात जितना अधिक आप बल लगाओगे ना उतना ज्यादा कार्य होगा। तो कार्य प्रोपोर्शनल हो गया बल के। W जो है प्रोपोर्शनल हो गया बच्चे किसके, जितना अधिक बल उतना ज्यादा कार्य। दूसरी बात सीखिएगा, ये जो वर्क है ना ये प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। ये जो वर्क है ना ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो जो कार्य है ये प्रोपोर्शनल हो गया बल के, दूसरा ये कार्य है प्रोपोर्शनल हो गया डिस्प्लेसमेंट के। अब देखो ध्यान से, इन दोनों को मिलाकर बल का एक सूत्र बनता है, दैट इज एफ डी। कान खोलकर याद रखना, तुमको बल से संबंधित कोई भी चीजें सीखना है ना, इस सूत्र को याद रखना। अगर तुम इस सूत्र को याद नहीं रखोगे तो तुमको बल के बारे में कोई भी बातें समझ नहीं आएंगी। क्योंकि यदि तुम बल के बारे में सीखना चाहते हो तो आपको एक सुंदर सा, एक प्यारा सा और एक छोटा सा सूत्र याद रखना। पता है आपको सूत्र का नाम क्या है, W इज इक्वल टू एफ डी। क्या है, W कार्य बराबर बल इंटू दूरी, जिसके बारे में अभी मैं कुछ देर बाद आगे भी आपको बताने वाला हूं। चलिए देखिए ध्यान से, अब हम कार्य करते हैं, ठीक है। ये तो ऊर्जा की बातें हैं, ये तो थोड़ी सी ऊर्जा की बातें। अब देखिए ध्यान से, हमारे अनुसार मैं कुछ एग्जाम्पल सेट करके लाया हूं कि हमें जो सजीव होते हैं हमें ऊर्जा भोजन से मिलती है, और मशीन जो होती है ना ऊर्जा कहां से मिलती है, ईंधन से मिलती है। लेकिन आप बहुत मेहनत कर रहे हो, जैसे कि आप लिख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप चित्र बना रहे हो, आप सोच रहे हो, आप विचार विमर्श कर रहे हो, मतलब भाई साहब आप पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आप सोचो कि आप कुछ कार्य कर रहे हो, नहीं। अगर आप चित्र बना रहे हो, अगर आप डायग्राम बना रहे हो और आपका काम ही डायग्राम बनाना है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने कोई कार्य किया। अगर आप सोच रहे हो, आपका काम ही सोचना है, आपका प्रोफेशन ही सोचने का है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कार्य किया। यदि आप कोई विचार विमर्श कर रहे हो किसी बात को लेकर अपने मित्रों के साथ या फिर परिवार के साथ या फिर दोस्तों के साथ कोई डिस्कशन कर रहे हो, और आप तब भी नहीं कह सकते कि आपने कुछ ना कुछ कार्य किया। इन सभी बातों में, कुछ ना कुछ ऊर्जा तो लग रही है। आप सोच रहे हो, आपके दिमाग को ऊर्जा की आवश्यकता है, भोजन से मिलती है। दूसरा, अब लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, चित्र बना रहे हो, सोच रहे हो, विचार विमर्श कर रहे हो, इन सभी कार्यों में शरीर की ऊर्जा तो लग रही है। लेकिन ऊर्जा लगने के बाद भी आप इस स्थिति में जो कार्य कर रहे हो ना वो नगण्य ही माना जाएगा। वो लगभग क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि कार्य करने के लिए बेटा, क्योंकि कार्य करने के लिए आपको किन किन बातों की आवश्यकता होती है कि कार्य करने के लिए दो स्थितियां आवश्यक है। पहला तो बल, वस्तु पर बल लगना चाहिए। यदि आपने वस्तु पर बल नहीं लगाया तो कार्य नहीं हुआ। मैं फिर से कहता हूं, यदि आपने वस्तु पर बल नहीं लगाया तो कार्य नहीं हुआ। अर्थात इससे दो डिस्कशन निकलते हैं कि यदि F का मान शून्य है तो कार्य का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यदि वस्तु पर बल लगा है, यदि वस्तु पर F बल लगाए तो उसका कार्य W हो जाएगा। कुछ संभावना रहेंगी, आगे बढ़ेंगे। वस्तु विस्थापित होना चाहिए, अर्थात अगर डिस्प्लेसमेंट का मान भी शून्य है तो कार्य का मान भी कैसा मान लिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा। तो F इज इक्वल टू 0 और W इज इक्वल टू 0। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ही आपको कार्य का सूत्र याद रखना। देखो बेटा, W इज इक्वल टू एफ टी, ठीक है। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी आगे देखिएगा इसके मात्रक वगैरह भी आएंगे, ठीक है। इसके मात्रक भी आएंगे जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। इसके मात्रक भी आएंगे और कार्य के प्रकार भी आएंगे, बहुत सारी बातें। तो बेटा देखो, कभी भी आप कार्य करोगे तो सबसे पहले आपको फोर्स का मान, मतलब बल का मान पता होना चाहिए, और उसके बाद विस्थापन का मान पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ है। उस गड़बड़ को दूर करना है हमें, उस गड़बड़ को कम करना है हमें, उस गड़बड़ को खत्म करना है हमें। याद रखिएगा इन छोटी छोटी बातों से, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों से ही सुधार होता है, इन छोटी छोटी बातों से ही परिवर्तन होता है, इन छोटी छोटी बातों से ही, है ना बेटा। देखो मैं बहुत सिंपल बातें बताता हूँ, आप इतना सा सूत्र याद रख लो, बाकी सब कैसे क्या हो रहा है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे समझिए। अब देखिए बेटा, यदि आप कार्य की गणना करते हैं, मैं परिभाषा बता चुका हूं, मैं एक एक्स्ट्रा स्लाइड लिया था, बता दिया था कि जब एक बल वस्तु पर गति उत्पन्न करता है, मतलब आपने किसी वस्तु पर बल लगाया तो वस्तु विस्थापित हो गई, अर्थात बल के कारण गति उत्पन्न हुई। वस्तु पर आपने लगाया बल और बल लगाने के कारण वस्तु विस्थापित हो गई, अर्थात बल के कारण कुछ ना कुछ गति उत्पन्न की, तब कहा जाता है कार्य, है ना। तब कहा जाता है कार्य। तो कार्य तब किया जाता है जब वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु बल के प्रभाव से गतिशील हो जाए। वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु बल के प्रभाव से गतिशील हो जाए। अब देखिए बेटा, अगेन सूत्र वही है,
जो कार्य होगा W वो प्रोपोर्शनल होगा बेटा, किस पर डिपेंड करेगा? फोर्स। यदि आप फोर्स के मान को बढ़ा दोगे, यदि आप फोर्स के मान को बढ़ा दोगे, यदि आप फोर्स के मान में वृद्धि करते हो, तो याद रखिएगा बल के मान में भी, कार्य के मान में भी वृद्धि होती है। और अगेन अगर विस्थापन के मान में वृद्धि करते हो तो भी कार्य के मान में वृद्धि होती है। यदि आप बल के मान में वृद्धि करते हो तो भी और विस्थापन के मान में वृद्धि करते हो तो भी कार्य के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, अब देखिए बेटा, जैसा कि मैंने आपको एक स्लाइड में समझा दिया था, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अब देखो बेटा, कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, कार्य कैसी राशि है बच्चे? अदिश राशि। अर्थात जब भी आप कार्य के बारे में बात करोगे तो आपको दिशा बताने की जरूरत नहीं है कि उत्तर दिशा में गया, दक्षिण दिशा में गया, कार्य अपने दक्षिण दिशा में किया, कार्य अपने पश्चिम दिशा में किया, कार्य अपने पूर्व दिशा में किया। कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है आपको दिशा बताने की। क्यों नहीं है कोई भी आवश्यकता? क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है बच्चे? अदिश राशि है। अब देखिए बेटा, कार्य का मात्रक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कार्य के मात्रक के बारे में बात करते हैं तो कार्य का मात्रक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखना बेटा, कार्य का मात्रक क्या होता है। अब जैसा कि हमें पता है कि W इज इक्वल टू एफ डी। अब कार्य दो बातों पर निर्भर करता है, पहला बल पर और दूसरा विस्थापन पर। यदि 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 आप, ठीक है, यदि आप बल को मान लो 1 न्यूटन, यदि आप मान लो बल को 1 न्यूटन, मतलब किसी वस्तु पर आप जो बल आरोपित कर रहे हो ना, उसका मान मैंने मान लिया 1 न्यूटन है। आप किसी भी वस्तु पर बल आरोपित करोगे, कुछ तो परिमाण लोगे, कुछ तो वैल्यू लोगे, कुछ तो उसकी कहानियां लोगे, तो 1 न्यूटन। और उस वस्तु का विस्थापन कितना मान लिया? 1 मीटर, है ना। किसी वस्तु का पर आरोपित बल का मान 1 न्यूटन मान लिया और किसी वस्तु पर विस्थापन का मान कितना मान लिया? 1 मीटर। तो इस स्थिति में ध्यान से सुनना, इस स्थिति में आपने बल की जगह क्या पुट कर दिया? 1 न्यूटन, और विस्थापन की जगह क्या पुट कर दिया बेटा? 1 मीटर। तो कार्य का मान कितना हो जाएगा इस स्थिति में? कार्य का मान हो जाएगा 1 जूल। ठीक है, तो यहां से हमें पता चलता है कि कार्य का जो मात्रक है वो क्या है? जूल है। फिर से सुनना, कार्य का मात्रक क्या हो गया बच्चे? जूल हो गया। कार्य का मात्रक क्या हो गया बच्चे? जूल हो गया। तो यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए, जिसके कारण बल लगाया है, तो वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन, मतलब वस्तु विस्थापित तो होगी, वस्तु अपने स्थान परिवर्तन करेगी, और वो वस्तु, यदि किसी वस्तु पर आपने बल लगाया और वह वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित हो जाए, तो इस स्थिति में कार्य का मान कितना लेंगे? 1 जूल लेंगे। इस स्थिति में कार्य का मान कितना लेंगे बच्चे? 1 जूल लेंगे। इस स्थिति में कार्य का मान कितना लेंगे? 1 जूल लेंगे। ठीक है, ये एक मात्रक है। इसके अलावा ये तो आपका जो मात्रक है ना, ये एसआई पद्धति में मात्रक है, ये एमकेएस पद्धति में मात्रक है। एक छोटा मात्रक और होता है सीजीएस पद्धति में। ठीक है, यदि आप चाहो, ऐसा आवश्यक थोड़ी है सर कि हमेशा हम 1 न्यूटन का ही बल लगाएं। ऐसा भी तो हो सकता है कि यदि आप बल को लगा दो 1 डाइन, ठीक है, क्योंकि बल का मात्रक 1 डाइन भी होता है, और दूरी को लगा दो कितना? 1 सेंटीमीटर। मतलब आप किसी वस्तु पर 1 डाइन का बल लगाओ और उस स्थिति में उस वस्तु का जो विस्थापन हो जाए कितना हो जाए? 1 सेंटीमीटर। तब आप बल को कितना माना पाओगे? तो 1 डायन, ठीक है, और साथ में 1 सेंटीमीटर। तो इस स्थिति में बल का जो मान है वो क्या हो जाएगा? 1 अर्ग। ठीक है, तो अर्ग भी एक मात्रक होता है बल का। मैं क्या कह रहा हूं? अर्ग भी एक मात्रक होता है बल का, जो कि काफी छोटा मात्रक है। अर्ग भी एक मात्रक होता है बल का, जो कि काफी छोटा मात्रक है। किसकी तुलना में मात्रक छोटा है? जूल की तुलना में। आपको एक और बात बताऊंगा अभी आगे, कितना छोटा है। करोड़ों का हिसाब है इनके बीच में, करोड़ों का हिसाब है। तो बेटा देखो, जब बल वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर से विस्थापित कर दे तो 1 जूल कार्य होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पर एक मिसिंग चीज है। जब 1 न्यूटन बल, ठीक है, 1 न्यूटन बल, जब किसी वस्तु पर आप 1 न्यूटन बल लगाओ और 1 न्यूटन बल किसी वस्तु को विस्थापित कर दे बल की दिशा में 1 मीटर, तो इस स्थिति में जो बल होगा वो कितना कहलाएगा? 1 जूल। ठीक है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 जूल इज इक्वल टू वॉट? पानी का टाइम, आप सभी पानी पिएंगे। मैं हर लेक्चर में हर 20-25 मिनट में पानी पीता रहता हूं। आप सभी को भी यही कहूंगा, जल ही जीवन है, कृपया इसे व्यर्थ ना बहाएं, किसे इसको अपने गले के मार्ग से पेट में पहुंचाते रहें, ये बहुत आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट था पानी पीना। आप भी पानी पीजिए, जरूरी है। बिना जल के कुछ नहीं। हर क्लास में आप जल जरूर पिया करिए। ठीक है, इसके बाद
हाँ ये तो अभी बताऊंगा मैं। अब देखो बेटा एक बात और बताता हूँ तुम्हें। देख बेटा सुनना ध्यान से। अब अभी हमने पढ़ा कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। देखो बेटा न्यूटन को अगर डाइन में बदलोगे तो 10⁵ डाइन। ठीक है, याद करिए पिछली क्लास, याद करिए पिछली क्लास बल का मात्रक मैंने बताया था डाइन, और 1 मीटर को हम बदल सकते हैं 100 सेंटीमीटर में। ठीक है, अब मुझे नहीं लिखना 100 सेंटीमीटर, मैं अब 10⁻² सेंटीमीटर लिख दूंगा। तो 10⁵ और 10⁻², कितना हो गया? 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर, 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। कितना हो गया? डाइन सेंटीमीटर कितना हो गया बच्चे? अर्ग। ठीक है, तो बेटा 1 जूल बराबर करोड़ों का हिसाब रहता है, मैंने तुमसे बोला था। करोड़ों का हिसाब रहता है, मैंने तुमसे बोला था। 1 करोड़ अर्ग के बराबर होता है। तो 1 जूल का मान कितने अर्ग होता है? बिना सोचे बोल देना सर 1 करोड़ अर्ग होता है। अब सुनो ध्यान से, जो कार्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कार्य कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कार्य क्या होता है? धनात्मक कार्य। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं भाई साहब। ये रही एक कोई भी वस्तु, इस पर आपने लगा दिया बल। बढ़िया, इस पर आपने क्या लगा दिया? बल। आपने जैसे ही बल लगाया ना, ये वस्तु जो थी ना, ये वस्तु जो थी ना, ये वस्तु जो थी ना, चलती चलती आगे आ गई, ऐसी घूमी नहीं। ठीक है, ये आगे कैसे जाती है भाई? ठीक है, ये वस्तु चल के कहाँ गई? आगे। ठीक है, तो जब भी किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, जब भी किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, तो बल के कारण बल की दिशा में ये बढ़ जाए। जैसे आपने मान लो किसी की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, ऐसा तो हुआ होगा। जब किसी की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो आपने धक्का लगाया, और जब किसी की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया आपने धक्का लगाया, तो जिस दिशा में बल लगाया उस दिशा में वो गाड़ी गई। अर्थात जिस दिशा में आप बल लगाओ और उसी दिशा में यदि विस्थापन हो, जिस दिशा में आप बल लगाओ और उसी दिशा में विस्थापन हो, इस स्थिति में बल को कैसा लिया जाता है? इस स्थिति में कार्य को कैसा लिया जाता है? धनात्मक। यदि विस्थापन यदि विस्थापन और बल की दिशा सेम है, मतलब जिस दिशा में बल लगा रहे हो उस दिशा में अगर आप विस्थापन कर दो तो बढ़िया। जैसे मान लो किसी दोस्त की साइकिल को आपने धक्का लगाया, और यदि आपने दोस्त की साइकिल को धक्का लगाया, उसकी साइकिल चलने लगी, बस धनात्मक बल हो, धनात्मक कार्य हो गया। जिस दिशा में आप बल लगा रहे हो उस दिशा में अगर वो वस्तु बढ़ जाए तो आपका कार्य कैसा हो गया? धनात्मक हो गया। बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, दूसरे कार्य की तरफ बढ़ते हैं, ये है ऋणात्मक कार्य। एक एग्जाम्पल देता हूं जो अक्सर मैं क्लासेस में देता हूं। मान लो तुम्हारे सामने से एक ट्रक लगा आ रहा है। ठीक है, तुम्हारे सामने से एक ट्रक चला आ रहा है, तुम्हारे सामने से एक ट्रक चला आ रहा है मात्र 20 की स्पीड से, ज्यादा नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं मात्र 20 की स्पीड में। आपके अंदर थोड़ी देर के लिए थेनोस आ गया। आपने सोचा कि आज मैं इसको रोक कर दिखाऊंगा, आज मैं इसको रोक कर, तो आपने करा क्या? उसको खड़े हो गए आपके ट्रक के सामने कि आज मैं लगाऊंगा बल। तो भाई साहब आप खड़े थे यहां पर, देखो आप खड़े थे यहां पर, मैं अक्सर इसी एग्जाम्पल को देता हूं क्लास में। आप खड़े थे यहां पर, ठीक है, और ये जो ट्रक भाई साहब थे, ठीक है, ये ट्रक कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ट्रक कुछ ऐसा होगा भाई साहब, ये इसके टायर वायर होंगे कुछ ऐसा। अब देखो आपने लगाया बल इस दिशा में, आपने लगाया बल इस दिशा में, आपका मंशा क्या थी? आपका मन क्या था कि भैया ये जो ट्रक है रुक जाए, और ट्रक क्या रुकेगा? आपके बल की दिशा ये थी भैया, आपके बल की दिशा ये थी भैया, लेकिन ट्रक आपके बल से कुछ नहीं होगा। ट्रक 10 की स्पीड में भी होगा ना, उल्टा आपको साथ ले जाएगा और आपको रोक देगा। तो यदि आप किसी वस्तु पर बल लगाओ लेकिन उस बल के विपरीत वो आ जाए, यदि आप किसी वस्तु पर बल लगाओ लेकिन उस बल के विपरीत वो आ जाए, किसी वस्तु पर आप बल लगाओ और उस बल के विपरीत वो आ जाए, तो इस स्थिति में जो कार्य होता है वो कार्य कैसा? ऋणात्मक। आपने कोई कार्य नहीं किया, आपके ऊपर कार्य हो गया। इस एग्जाम्पल से क्या पता चला कि आपने कोई कार्य नहीं किया भाई साहब, आपके ऊपर कार्य हो गया। तो ये क्या कहता है? आपने सोचा था कि ट्रक को वहां भगाएंगे, ना जा पाए, ट्रक उल्टा ले जाए, तो इस स्थिति में कार्य कैसा हो गया? ऋणात्मक, ऋणात्मक और ऋणात्मक। तो ऋणात्मक कार्य बल की दिशा और विस्थापन की दिशा जब अपोजिट हो जाए तो इसे कहते हैं ऋणात्मक कार्य। तीसरा देखो शून्यकार। ठीक है, अब देखो शून्यकारी कोण की बातों को तो हम थोड़ा सा अलग रखें। जब विस्थापन शून्य हो, अब क्या हुआ? आपके अंदर का थेनोस तो जागा ही हुआ था। आपने सोचा आज मैं ट्रक को तो नहीं रोक पाया, ट्रक ने मुझे बढ़ा दिया, तो आज मैं क्या करूंगा? भाई थेनोस है, आज मैं क्या करूंगा? जाऊंगा अपने घर की दीवार पर और उसको धक्का लगाऊंगा। आप उस दीवार पर लगे हुए हो धक्का लगाने, आप उस दीवार पर लगे हुए हो धक्का लगाने,
आप उस दीवार पर लगे हुए हो धक्का लगाने, और जब आप कंटिन्यू धक्का लगाए जा रहे हो, क्या वो दीवार आगे बढ़ेगी? तो विस्थापन का मान कितना हो गया? शून्य। और यदि विस्थापन का मान शून्य हो गया तो इस स्थिति में कार्य का मान भी कितना हो गया भाई साहब? शून्य। इस स्थिति में कार्य का मान भी कितना हो गया बेटा? शून्य हो गया। कार्य का मान भी क्या हो गया? वैसे गोली पथ में ऐसा माना जाता है कि शून्य कार्य होता है, उसके बारे में वक्त आने पर आपको बताएंगे जब हम एक समान वृत्ति गति पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। और जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब मैं आपको ये सारी बातें वहां पर बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। धनात्मक ऋणात्मक शून्य वर्ग के बारे में था। ठीक है, अब देखो भाई साहब, ऊर्जा, एक लाइन याद रखना, आपके पास किसी भी सिलेबस में, हो सकता है कोई नया सिलेबस आया हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने तो अपने जीवन के अनुभव में ऊर्जा का डायरेक्टली कोई सूत्र नहीं देखा। हाँ, हम आपको ये भी बोला होगा कि गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv² होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन निकाला वो कार्य से जाता है। आपको ये भी बोला गया होगा कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh होता है, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निकाला वो कहां से जाता है? वो निकाला जाता है कहां से? कार्य से। तो भाई साहब एक बात याद रखना, ऊर्जा का सूत्र निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? कार्य। मैं फिर से कह रहा हूं, ऊर्जा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? कार्य। मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी आवश्यकता है आपको ऊर्जा की, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? कार्य। जब भी आवश्यकता है आपको ऊर्जा की, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा भाई साहब? कार्य। जब भी आवश्यकता है आपको ऊर्जा की, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा? कार्य। इतनी सी बात है। जब भी आवश्यकता है आपको ऊर्जा की, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? कार्य। अब तुमको कार्य करना है, तुम ऐसे फ्री फोकट में कार्य तो कर नहीं पाओगे, तुमको पढ़ना है। पढ़ने के लिए शरीर को खाना देना पड़ेगा, जिससे तुम्हारे दिमाग को एनर्जी मिले, तुम्हारे हाथ चल पाए, जिससे तुम लिख पाओ। तो अगर तुम्हें पढ़ना है, अगर तुम्हें पढ़ना है, लिखना है, कुछ मतलब कुछ खेलना कूदना है, बाहर ग्राउंड में जाके भाग दौड़ करना है, ग्राउंड में जाके भाग दौड़ करते हो, आके कहते हो ना मम्मी भूख लगी है, आप खाना दे दो। क्यों? क्योंकि आपके शरीर की सारी एनर्जी चली गई है, सारी ऊर्जा चली गई है, क्योंकि आप भाग दौड़ कर रहे थे, क्योंकि आप पढ़ रहे थे। आपके अनुसार तो वो कार्य है भाई, हमारे अनुसार भी कार्य है, हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है, वो क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। तो यदि हम कार्य कर रहे हैं तो वो बल वाला कॉन्सेप्ट ठीक है अपनी जगह, लेकिन उसके बाद भी यदि आप कार्य कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए? ऊर्जा। ऊर्जा, ऊर्जा। बिना ऊर्जा के कार्य ना हो पाए, ना तुमसे हो पाए, ना हमसे हो पाए, ना किसी से हो पाए। तो यदि आपको कार्य करना है, तो कार्य करने के लिए आपको आवश्यक क्या है? ऊर्जा। कार्य करने के लिए क्या है बच्चों? आवश्यक क्या है? ऊर्जा। अब ऊर्जा, पहले मेरी बातें सुन लेना, फिर मैं स्लाइड की तरफ जाऊंगा वहां पर, क्योंकि आपको पता ही है, पहले आधी कहानी में यही खत्म कर दूंगा। यदि आपको ऊर्जा के बारे में जानना है ना, तो आपको कार्य के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जितना कार्य उतनी ऊर्जा। आपको मैं बोलता हूं कि बेटा एक काम कर, जे लेड़ा 5 रुपए दे, 5 रुपए ले मुझसे, और बाजू वाले दुकान से जाके मेरे लिए 10 रुपए के तुरतुरे लिया। ठीक है, तो तुमने 5 रुपए लिए, सोचा ठीक है 5 रुपए में इतनी दुकान में मैं चला जाऊंगा, फिर उस दुकान पे तुरतुरे मिले नहीं, तुम वापस आ गए। मैंने तुमसे बोला कि यार तुझे पास की दुकान में 5 रुपए दिए थे मैंने, तू थोड़ी आगे चला जाता, तो आपका जवाब क्या था? 5 रुपए के लिए मैं इतनी दूर ना जाऊं, 10 रुपए दो तब जाऊं। मतलब आपको ऊर्जा मिल रही थी पैसे से, मजाक कर रहा हूं मैं, ऊर्जा मिले थे, और इसी के हिसाब से आपने कार्य कर दो। जितना कार्य उतनी ऊर्जा। ठीक है, जितना कार्य उतनी ऊर्जा, जितना कार्य उतनी ऊर्जा। तो किसी वस्तु की ऊर्जा को निकालने के लिए, किसी वस्तु की ऊर्जा को निकालने के लिए, ये देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि किसी वस्तु में निहित ऊर्जा उस वस्तु द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। किसी वस्तु में जो ऊर्जा निहित होती है, तो उस वस्तु द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। यदि आपने कार्य कर लिया है, ठीक है, याद याद से सुन लेना, यदि आप कार्य करना चाहते हैं, यदि आप कार्य को जानते हैं, तो आप ऊर्जा को भी जानते होंगे। जिसने कार्य की बातें समझ ली उसको ऊर्जा ऑटोमेटिकली समझ आ जाता। ठीक है, अब देखो, जो वस्तु कार्य कर रही है, जो वस्तु कार्य कर रही है, मतलब मैंने तुमको भेजा था, किसके लिए भेजा था? 10 रुपए के तुरतुरे लाने के लिए। तो मेरे तो 10 रुपए गए, 10 रुपए तो गए ही, 5 रुपए भी चलेगा। मैंने तुमसे बोला ला भाई 5 रुपए दे दे, तू नहीं लाया तो तुम कहे क्यों आने जाने का मेरे लिए। तो जो व्यक्ति कार्य करता है, जो वस्तु कार्य करती है, उसकी ऊर्जा कम होती है, तो उसकी ऊर्जा में क्या होती है? हानि होती है। ठीक है, 10 रुपए के तुरतुरे लेने के लिए भेजा था, तुम तुरतुरे तो लाए नहीं, लेकिन 5 रुपए तो तुमने बुक कर लिए, तो 5 रुपए की हानि हुई ना। मेरे को काम करवाना था, तो मेरे को जब कार्य करना था, तो 5 रुपए की मुझे हानि हुई। लेकिन तुम घूम फिर कर तो आ गए, लेकिन तुम घूम फिर कर तो, और अगर तुम घूम फिर कर आ गए, तो जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसके पास तो ऊर्जा में वृद्धि हो गई, तुम्हें तो 5 का फायदा हो गया।
तुम्हें तो 5 का फायदा हो गया। ठीक है, तो जिस व्यक्ति से कार्य कराया जाता है उसको फायदा होता है, जो व्यक्ति कार्य करता है उसको नुकसान होता है। ठीक है, तो बेटा देखो, जो व्यक्ति कार्य कर रही है उसकी ऊर्जा का स्तर कम होता जाता है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसके ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाता है। देखो बेटा, क्योंकि ऊर्जा पूरी तरह से निर्भर करती है, मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि ऊर्जा पूरी तरह से निर्भर करती है किस पर? ऊर्जा पूरी तरह से निर्भर करती है कार्य पर, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि था, तो इसलिए ऊर्जा भी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ऊर्जा भी, जब भी तुमसे बोला जाए कि ऊर्जा के बारे में बताओ, तो दिशा मत बताना, गड़बड़ हो जाएगी। दिशा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक अदिश राशि है। दूसरा, इसका मात्रक बिल्कुल कार्य के मात्रक के समान है। इसका मात्रक बिल्कुल कार्य के मात्रक समान है। इसका मात्रक बिल्कुल कार्य के मात्रक समान है। जैसे कार्य का मात्रक जूल होता है, उसी तरह से ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल। ऊर्जा का मात्रक भी होता है जूल। ना जाने, मैंने एक व्यक्ति को देखा था जाउल पढ़ रहा था, ऐसे हो सकता है प्रोनाउंसिएशन इसका जाउल हो, भाई हमने तो बचपन से जूल पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद और बड़े मात्रक भी होते हैं, जैसे नीचे लिखा हुआ है 1 किलो जूल। ठीक है, अब किलो का मतलब तो बच्चा बच्चा जानता है। किलो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 3, अर्थात 1000 जूल। तो 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल। 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल। 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल। बढ़िया। ठीक है, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। अब ऊर्जा कई प्रकार की होती है। अब ऊर्जा कई प्रकार की होती है, मैं फिर से कह रहा हूं, ऊर्जा कई प्रकार की होती है। आप गिनने बैठोगे ना, बहुत सारे गिन लोगे। मैं आपको बताऊं, आप मुझे देख पा रहे हो प्रकाशीय ऊर्जा के कारण, प्रकाश की। आप मुझे सुन पा रहे हो ध्वनि ऊर्जा के कारण। ठीक है, हम भोजन कर पाते हैं रासायनिक ऊर्जा के कारण, मतलब भोजन से। अब पेड़ पौधों को जो ऊर्जा मिलती है प्रकाशीय ऊर्जा के कारण मिलती है। ठीक है, अब इसके अलावा आपके आसपास टीवी, फैन, ये सारी चीजें चल रही हैं विद्युत ऊर्जा के कारण। तो ऊर्जा के कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार होते हैं, जिसमें से हमें सबसे ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। सबसे ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है, जिसमें से क्या है बच्चे? एक कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा, और एक कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। इनके बारे में हमको सबसे गहराई में पढ़ना। अब देखो, ऊष्मीय ऊर्जा, यदि कोई वस्तु में ऊष्मा है तो उस ऊष्मा के कारण उसमें जो ऊर्जा होगी उसे ऊष्मीय ऊर्जा बोलेंगे। विद्युत ऊर्जा, विद्युत प्रभाव के कारण जो ऊर्जा बनेगी उसे विद्युत ऊर्जा बोलेंगे। ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। रासायनिक ऊर्जा, आप केमिस्ट्री में ढेर सारे रसायनों का उपयोग करते हो। हम घर में चाय बनाते हैं ना, वो भी एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है, वो भी एक तरह की केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद प्रकाशीय ऊर्जा, जिसके कारण हम आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। और इसके बाद नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय संलयन या फिर नाभिकीय विखंडन में बनने वाली जो ऊर्जा होती है उसको नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। बेटा देखो, बहुत सारे कारण संभव हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत सारे कारण संभव हैं, बहुत सारे कारण संभव हैं, बहुत सारे कारण संभव हैं ऊर्जा के, बहुत सारे कारण संभव हैं, और बहुत सारे प्रकार भी संभव हैं। ठीक है, जैसे कि आप बहुत सारे प्रकार इमेजिन कर सकते हो। पवन ऊर्जा, पवन चक्कियां चलती हैं बड़ी बड़ी, तो वहां पर जो ऊर्जा बनती है उसे पवन ऊर्जा बोलते हैं। मतलब बहुत सारे विभिन्न विभिन्न प्रकार की ऊर्जा संभव है, लेकिन हमें सबसे अधिक ध्यान देना है कौन सी ऊर्जा पर बच्चे? यांत्रिक ऊर्जा पर। कौन सी ऊर्जा पर बच्चे? यांत्रिक ऊर्जा पर। अब देखो बेटा, हम फिजिक्स में यांत्रिकी पढ़ते हैं। ठीक है, फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? यांत्रिकी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स के नियम, कोई भी वस्तु या फिर विराम में हो सकती है या फिर गति में। मतलब कोई भी वस्तु की विराम अवस्था संभव है या फिर किसी भी वस्तु की गति अवस्था संभव है। कोई भी वस्तु पूर्णतः विराम में नहीं हो सकती, कोई भी वस्तु पूर्णतः गति में नहीं हो सकती। किसी भी वस्तु की विराम अवस्था संभव है और किसी वस्तु की गति अवस्था, दोनों संभव है। अब यदि कोई वस्तु विराम में है तो क्या उसमें ऊर्जा होगी? क्या उसमें ऊर्जा होगी? अगर कोई वस्तु गति में है तो क्या उसमें ऊर्जा होगी? तो बेटा बिल्कुल 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 आपको सारी बातें बताऊंगा मैं। यांत्रिक ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा भी है, गतिज ऊर्जा भी है, सब कुछ है। अब देखो, अगर आप बात करो यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी, अंग्रेजी में इसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो बेटा देखो, यांत्रिक ऊर्जा की अगर बात करेंगे ना, तो हमें उसके लिए 2 प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता है। पहली कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। क्यों स्थितिज ऊर्जा? क्योंकि ये स्थिति के कारण है। शब्द को देखो, किसी वस्तु की एक विशेष स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। फिर से, किसी वस्तु की एक विशेष स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। प्लस, ठीक है, और भाई साहब किसी वस्तु की गति के कारण
जो ऊर्जा होती है वो कहलाती है गतिज ऊर्जा। ठीक है, एक एक करके मैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, और किसी भी वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहा जाता है। याद रखना दोनों बातें, ठीक है। तो बेटा देखो, एक किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो यदि आपको किसी वस्तु की मैकेनिकल एनर्जी निकालना है, किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा निकालना है, तो आपको उसकी स्थिति को देखना पड़ेगा, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा पूर्ण रूप से स्थिति पर निर्भर करती है। या फिर वो स्थिति विराम की हो सकती है, या फिर वो स्थिति गति की हो सकती है, या फिर वो स्थिति विराम की हो सकती है, या फिर वो स्थिति गति की हो सकती है। दोनों संभव हैं। तो बेटा कभी भी आपको यांत्रिक ऊर्जा निकालना तो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के योग को। अब मान लो कोई वस्तु विराम में है, तो गतिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा? 0। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी? यांत्रिक ऊर्जा के। अब देखो एक एक करके सारी बातें पढ़ते हैं। अब पहली गतिज ऊर्जा, अब तुम दौड़ते दौड़ते आ रहे हो, अब तुम दौड़ते दौड़ते आ रहे हो, अब तुम दौड़ते दौड़ते आ रहे हो। अगर तुम दौड़ते दौड़ते आ रहे हो, पहली बात तुम्हारे अंदर द्रव्यमान है। तुम दौड़ते दौड़ते आ रहे हो ना, तो पहली बात तुम्हारे अंदर क्या है? द्रव्यमान है। पहली बात तुम्हारे अंदर क्या है? द्रव्यमान है, मास है। या पहली बात तुम्हारे अंदर क्या है? द्रव्यमान है। तुम्हारे अंदर द्रव्यमान है, तभी तो तुम दौड़ते हुए आ रहे हो, तभी तो तुम एग्जिस्ट करते हो। द्रव्यमान जीरो हो गया तो हम होंगे ही नहीं। ठीक है, अब दौड़ रहे हो, कुछ ना कुछ वेग तो होगा, कुछ ना कुछ दिशा में तो चल रहे होगे। तो दौड़ती हुई वस्तु में द्रव्यमान है तो उसके पास वेग भी तो होगा। मान लो द्रव्यमान का मान है m और वेग का मान है v। द्रव्यमान का मान m इसलिए क्योंकि अंग्रेजी में इसे मास बोला जाता है। वेग का मान v इसलिए क्योंकि अंग्रेजी में इसे वेलोसिटी बोला जाता है। तो द्रव्यमान इज इक्वल टू मास इनटू द्रव्यमान बराबर m, वेग बराबर 1/2। तो बेटा गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? पहले तो हम सूत्र को सुंदर शब्दों में लिख दें। अब आप सोच रहे हो कि सर इसे के क्यों लिखा? गतिज ऊर्जा को अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और आपको पता ही हम नामकरण करते हैं अंग्रेजी के शब्दों को आधार बनाते हुए। तो गतिज ऊर्जा को अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या हो गया? 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv²। ठीक है, m का मतलब क्या हो गया? मास, द्रव्यमान। v का मतलब क्या हो गया? वेग। अब उदाहरण के लिए, अब एक बॉल चल रही है, भागती रही है, दौड़ रही है, गतिशील है। तो चलती हुई गतिशील मतलब चलती हुई बॉल के पास कौन सी ऊर्जा होगी? आप बोल दो सर गतिशील है तो गतिज ऊर्जा होगी। अब एक गतिशील गोली है, डिस्कियां से गोली चल गई, गोली गतिशील है ना, चल रही है, तो चलती हुई वस्तु के पास गतिज ऊर्जा होती है। एक गतिशील कार, एक तुम कार निकले, क्योंकि कार लेकर निकले, और कार लेकर जैसे निकले उसके ऊपर जो ऊर्जा है, उसमें जो ऊर्जा है वो कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा। लुढ़कता हुआ पत्थर, अब ये लुढ़कता हुआ पत्थर गतिशील है, और गतिशील है तो कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद बहती हवा सा था वो, क्योंकि वो बहता पानी था, तो बहते हुए पानी की ऊर्जा भी गतिज ऊर्जा होती है। उसके अलावा बहती हुई हवा, हवा अगर बह रही है, हवा अगर फ्लो हो रही है, तो ऊर्जा कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा। एक दौड़ता हुआ खिलाड़ी, अगर तुम भाग रहे हो, ये उदाहरण मैंने दिया था, भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, तो आपके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी? तो आप बोल दोगे सर हमारे अंदर गतिज ऊर्जा होगी। और उड़ता हुआ हवाई जहाज, उड़ता हुआ हवाई जहाज, उड़ता हुआ हवाई जहाज, ये सारे के सारे क्या है? गतिज ऊर्जा के उदाहरण। अगर आप इस सूत्र को ध्यान से देखो तो गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी समानुपाती हो गई द्रव्यमान के। 1/2 के मान को तो आप बदल नहीं सकते हो, 1/2 तो नियतांक हो गया, तो गतिज ऊर्जा समानुपाती हो गई द्रव्यमान के। यदि आप द्रव्यमान के मान को बदलोगे, यदि आप द्रव्यमान के मान को बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। दूसरा, गतिज ऊर्जा समानुपाती हो गई वेग के। यदि वेग के मान को बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा स्क्वायर टाइम परिवर्तित होगी। ठीक है, स्क्वायर टाइम काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू 1/2 mv²। सर सूत्र क्या होगा? बताओ सूत्र क्या होगा? सूत्र मतलब इसका मात्रक क्या होगा? जल्दी बताओ इसका मात्रक क्या होगा? जल्दी बताओ इसका मात्रक क्या होगा? ऊर्जा है ना, ऊर्जा है ना, वही मात्रक लगाओ जो तुमने कार्य के लिए लगाए थे। ऊर्जा है ना, वही मात्रक लगाओ जो अभी तक तुम लगाते आए हो। ऊर्जा है ना, बिल्कुल बिना सोचे जो पुराने ऊर्जा के मात्रक लगा रहे हो ना, बिना सोचे वही लगा दो। तो गतिज ऊर्जा के मात्रक वही होते हैं जो सामान्य ऊर्जा के होते हैं, जैसे कि जूल, जैसे कि अर्ग। बिल्कुल वही 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 आप जो सोच रहे हो ना, वही है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं भाई साहब। गतिज ऊर्जा का सूत्र हमें दिया गया है, जैसे कि गतिज ऊर्जा का सूत्र मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद हम बढ़ते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है,
स्थितिज ऊर्जा। पहली बात तो स्थितिज ऊर्जा किसी भी वस्तु की एक विशेष स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी वस्तु की एक विशेष स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उससे स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। पानी का टाइम हो गया है, 20 मिनट हो गया है, फिर से आप लोग भी पानी पीजिए। मानिएगा आप लोग गए हो, आप लोग कभी कभी डैम पर गए होगे, डैम पर गए होगे, आपको लगता है ये रुका हुआ पानी हमारा क्या ही कर लेगा, आपको लगता है ये रुका हुआ पानी हमारा क्या कर लेगा। लेकिन यदि आप डैम के दरवाजे खोल दो तो पानी तबाही ला देगा, उसके पास इतनी ऊर्जा होगी। तो हर रुकी हुई चीज को देखकर ये मत सोच लेना कि सर ये हमारा कुछ नहीं कर सकती, उसके पास तबाही लाने की ऊर्जा होती है। तो डैम को बनाया जाता है ऊंचाई पर। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ऊंचाई के कारण उसमें क्या जाए, ऊर्जा। तो किसी वस्तु में उसके विशेष स्थिति के कारण, जैसे उसकी स्थिति हो गई या उसके आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है ना, उससे ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब भाई साहब किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, या फिर आप एक रबड़ को खींच कर रख लो। अगर आप एक रबड़, रबड़ तो सबके पास होगी, रबड़ तो भाई हेयर बैंड जो होता है बालों में लगाने वाला, उस रबड़ को तुम खींच कर रख लोगे। अगर तुम उस रबड़ को खींच कर रख लोगे तो तुम बोलोगे सर इसके अंदर तो बिल्कुल ऊर्जा नहीं है। लेकिन जैसे ही उसे छोड़ोगे धड़ाम से वापस आ जाएगी। तो तुम चीजों को देखकर नहीं बता सकते कि उसमें स्थितिज ऊर्जा है। तो बस इसकी विशेष स्थिति होती है, तो विशेष स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे बोला जाता है स्थितिज ऊर्जा। अब देखो बेटा, उदाहरण के लिए बांध में जमा किया गया पानी, बांध में जमा किया गया पानी इतना 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 पावरफुल होता है कि हम सभी को कहीं ना कहीं उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे घरों में बिजली आती है तो उस बिजली, हमारे घरों में ऊर्जा आती है तो उस बिजली कहां से लाते हो? तुम बनाते हो। ऐसी जगह बनती है जहां पर प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध हो। प्रचुर मात्रा में मतलब जो मात्रा उपयुक्त है उस मात्रा में जल उपलब्ध हो। दूसरा, यदि आप किसी धनुष की बात करते हो, धनुष ये मत बोलना सर ये तो साउथ का हीरो है, नहीं, धनुष भाई साहब तीर कमान। हम भारतीय हैं, हमने बहुत जगह देखा हुआ धनुष के बारे में। यदि आप किसी धनुष के बारे में बात करते हो तो मेरे बच्चे, धनुष की आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा तीर को दौड़ा देते। आप धनुष को देखकर कहते हो क्या है, ये लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा हमारा क्या करेगा। लेकिन यदि उस लकड़ी के छोटे से टुकड़े को आप अच्छी तरह से चला दो ना, आप ये सोचते हो कि ये लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा हमारा क्या करेगा, नहीं। यदि आप लकड़ी के अंदर जो धागा बंधा उस धागे को खींचते हो ना, तो उसके अंदर जो उसकी विशेष स्थिति के कारण ऊर्जा आती है, तो वो तीर को कितनी दूर पहुंचा सकती है, कितनी दूर पहुंचा सकती है, क्योंकि वहां पर उसके पास कैसी आ गई, स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए बेटा, स्थितिज ऊर्जा जो होती है ना अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। अब देखो बेटा, पहली बात तो यहाँ पर ये जो सी हटा देते हैं, जो स्थितिज ऊर्जा है अंग्रेजी में पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। स्थितिज ऊर्जा को अंग्रेजी में पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। स्थितिज ऊर्जा को अंग्रेजी में पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इस कारण से इसे पीई लिखा गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी समानुपाती होती है द्रव्यमान के। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान उतना अधिक होगा। तो यहाँ पर दो बातें लिखी हैं कि यदि वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान भी ज्यादा होगा, और यदि वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान भी कम होगा। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर बहुत ज्यादा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान भी सबसे ज्यादा होता है, और यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान सबसे कम है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान भी सब कम होता जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपसे एक बात कही कि किसी भी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण, किसी भी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण, किसी भी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण, ठीक है, किसी भी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण वो विशेष स्थिति सामान्यतः ऊंचाई पर होती है। आप इस पेन को देखो, आप इस पेन को देखकर कह रहे हो सर इसमें ऊर्जा नहीं है, लेकिन जैसे ही इसे मैंने छोड़ा ना ये नीचे की ओर बढ़ गया। कैसे हमें पता चला? कि जैसे ही इस पेन को हमने छोड़ा इसमें इतनी ऊर्जा थी कि ये गतिशील हो गया। तो आप किसी वस्तु की ऊंचाई के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है ना उसे कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। इसका जो सूत्र होता है बेटा याद रखना, इसका जो सूत्र होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, इसका जो सूत्र होता है mgh। mgh क्या होता है? mgh पोटेंशियल एनर्जी का
जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, याद रखना। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी पीई अंग्रेजी में बोलते हैं इसे, है ना, लेकिन हमें हिंदी में भी पीई का ही उपयोग करना है। एम क्या है? द्रव्यमान। अब देखो, अगर आप गतिज ऊर्जा का सूत्र भी निकालते हो तो वहां पर भी द्रव्यमान का मान आ जाता है। आप स्थितिज ऊर्जा का सूत्र भी निकालते हो तो यहां पर भी द्रव्यमान का मान आ जाता है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों कहीं ना कहीं द्रव्यमान पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब देखो, स्थितिज ऊर्जा में संभवतः वस्तु विराम में होगी, और ये डायरेक्टली यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान को नियत कर दें, जी का मान मतलब गुरुत्वीय त्वरण 9.8 लगभग होता है। 9.8 लगभग होता है, क्योंकि जगह जगह पर बदलता जाता है, परंतु लगभग 9.8 होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रही है, स्थितिज ऊर्जा जो पूरी तरह से डिपेंड कर रही है वो डिपेंड कर रही है हाइट पर। आप पृथ्वी की सतह से जितना जितना ऊपर जाते जाओगे, स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है बेटा। तो बेटा मात्रक, सर मात्रक बताओ, नहीं, वही मात्रक है जो था, वही मात्रक है जो था और वही रहेगा, ठीक है। आगे देखो भाई, ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा रूप बदलती रहती है, ऊर्जा रूप बदलती रहती है। आपने पेड़ों को प्रकाश दिया, आपने पेड़ों को जल दिया, तो प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को, उसने रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा इस रूप में बदल दिया कि जिससे वो अपना विकास कर पाए। हम भोजन करते हैं, हम भोजन भौतिक रूप से करते हैं, और जब हम भौतिक रूप से भोजन करते हैं तो वो रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण वो बदल जाता है रसायनों में। हमने कभी विद्युत ऊर्जा, मतलब अभी आप मुझे सुन पा रहे हो ना, ये माइक है, ये मैं बोल रहा हूं, मेरी ऊर्जा है ध्वनि ऊर्जा। ये माइक क्या कर रहा है, उसे तरंगों में बदल दे रहा है, ठीक है। तो ध्वनि ऊर्जा को तरंग, मतलब वैसे तो ध्वनि अभी तरंग है, लेकिन ये तरंगों को विद्युत ऊर्जा में बदलकर आप तक ले जा रहा है, ठीक है। लाउड स्पीकर सुना होगा, लाउड स्पीकर में हम वायर लगाते हैं, और वो वायर क्या करता है, वायर मतलब लाउड स्पीकर, वायर मतलब वहां पर विद्युत ऊर्जा आती है, और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है लाउड स्पीकर। आपके घरों में बल्ब लगा होगा, आपके घरों में भाई बल्ब या ट्यूबलाइट लगी होगी, हो सकता है आपका घर ट्यूबलाइट से चलता, मतलब ट्यूबलाइट लगाते हो, या ये भी संभव है आप बल्ब लगाते हो। तो दोनों स्थितियों में आप बल्ब लगाओ या ट्यूबलाइट लगाओ, वहां पर आप विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर प्रकाशीय ऊर्जा बना रहे हो, ठीक है। यदि आप सभी स्थितियों में देखें तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। ये पेन देखो, कौन सी ऊर्जा है, आप बोलोगे सर ऊंचाई के कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा, लेकिन जैसे ही आप पेन को छोड़ दोगे, इसकी ऊर्जा कौन सी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। इसकी ऊर्जा कौन सी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। तो जैसे ही आपने पेन को रोका तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा थी, लेकिन जैसे ही आपने पेन को चलाया उसके पास स्थित गतिज ऊर्जा आ गई। तो बेटा देखो, ऊर्जा सदैव एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है, ऊर्जा का रूपांतरण होता रहता है, ऊर्जा का रूप सदैव बदलता रहता है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में जाती रहती है। लेकिन जितने ही रूप बदल ले, बेटा देखो एक बात याद रखना, ऊर्जा को ना तुम बना सकते और ना ही हम खत्म कर सकते। ऊर्जा को ना तुम बना सकते, ना ही हम खत्म कर सकते। जिस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितनी ऊर्जा थी उतनी ऊर्जा है और उतनी ऊर्जा ही रहेगी, ठीक है। इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जितनी ऊर्जा थी उतनी ऊर्जा है और उतनी ऊर्जा ही रहेगी, क्योंकि ऊर्जा को ना हम बना सकते हैं और ना ही हम समाप्त कर सकते हैं। ऊर्जा को ना हम बना सकते हैं, ना ही हम क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, लेकिन सदैव कुल ऊर्जा नियत रहती है। हाँ बिल्कुल सच बात है, जब हम बोलते हैं, जब हम कुछ कार्य करते हैं तो ऊर्जा का कुछ अमाउंट वेस्ट भी होता है, जैसे ऊर्जा हानि कहा जाता है। जैसे उसमें मतलब कई प्रकार से, जैसे आप प्लग लगाते हो, चिंगारी निकलती है, वायर गर्म हो जाते हैं, वायर के गर्म होने या चिंगारी निकलने में ऊर्जा तो लगी होगी, लेकिन वो हमारे लिए ऊर्जा आवश्यक, मतलब हमारे लिए तो कार्य की रही नहीं, तो ऊर्जा व्यर्थ हो गई। तो ऊर्जा का बहुत सा भाग व्यर्थ भी हो जाता है, ऊर्जा का बहुत सा भाग व्यर्थ भी हो जाता है, याद रखिएगा। लेकिन इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में कुल ऊर्जा सदैव कैसी रहेगी, नियत रहेगी। इस संसार में कुल ऊर्जा का मान सदैव कैसा रहेगा, नियत रहेगा, कभी भी नहीं बदल सकता, कभी भी नहीं बदल सकता, ठीक है बेटा। तो कुल ऊर्जा का मान सदैव नियत था, नियत है और नियत रहेगा, बस वो रूपांतरण करता रहेगा, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता था, बदलता है और बदलता रहेगा, इसे कोई नहीं बदल सकता। ये सच है और इस सच को ना कोई बदल पाया है ना कोई बदल पाएगा। तो ऊर्जा के रूप में परिवर्तन सदैव होता था, होता है और होता रहेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, ये तो ठीक है, इसको तो अपन अभी नहीं करेंगे। अब अगला हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है शक्ति।
अरे यार तुम्हारे अंदर कितनी पावर है, आपने इस शब्द का उपयोग किया होगा। चल भाई आज वजन उठा के देखते हैं अपन किसके अंदर कितनी पावर है। आपने अक्सर इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया होगा। तो देखो कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए आप जिस दर का उपयोग कर रहे हो ना, या फिर ऊर्जा जिस रूप में परिवर्तित हो रही है कार्य में, उसे कहा जाता है शक्ति। किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए, मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी कार्य को करने के लिए आपको आवश्यक है ऊर्जा। किसी भी कार्य को करने के लिए आपको आवश्यक क्या है बेटा, ऊर्जा। और जिस रूप से ऊर्जा का रूपांतरण कार्य में हो रहा है, मतलब जिस दर में ऊर्जा का रूपांतरण कार्य में हो रहा है, वो कहलाती है शक्ति। ठीक है, तो कार्य को करने के लिए देखो भाई साहब, मैं जिम में कभी गया नहीं हूं, तो मैं शायद 5 किलो भी ना उठा पाऊं। मैं कभी जिम में तो गया नहीं हूं, मैं शायद 5 किलो भी ना उठा पाऊं। लेकिन जो व्यक्ति रेगुलर जिम जाता है वो संभवतः 50 केजी उठा सकता है। ठीक है, अब मुझे 5 किलो उठाने में भी कितना समय लगा, 1 सेकंड। ठीक है, और उसे 50 केजी उठाने में भी कितना समय लगा, 1 सेकंड। तो आप बिना सोचे बोल दोगे सर इसकी शक्ति ज्यादा है, आप बिना सोचे बोल दोगे इसकी शक्ति ज्यादा है क्योंकि इसने ज्यादा कार्य किया, इसने ज्यादा। तो जिस रूप से, जिस जिस दर से, जिस रूप से कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, जिस दर से, जिस रूप से कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसे कहा जाता है शक्ति। अब देखो बेटा, शक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं पावर। और ये दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला सुनना ध्यान से, शक्ति प्रोपोर्शनल होता है कार्य के। आप जितना ज्यादा कार्य करोगे उतनी ज्यादा आपकी शक्ति होती जाएगी। आप कार्य के मान को जितना अधिक बढ़ाते जाओगे उतनी ज्यादा आपकी क्या होती जाएगी, शक्ति होती जाएगी। क्योंकि शक्ति डायरेक्टली डिपेंड करता है बेटा कार्य पर। दूसरा, जो शक्ति होता है ना, ये गड़बड़ है यहां पर। शक्ति इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है समय के। अगर आप समय के मान को बढ़ा दोगे तो शक्ति का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे आपके घरों में पंप लगा होगा, पंप तो लगा ही होगा। आपके यहाँ हो सकता है बड़ा पंप लगा हो, आपके यहाँ हो सकता है छोटा पंप लगा हो। हेलो 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 हेलो, हाँ। तो शक्ति जो होती है वो बढ़ती है कार्य के अनुसार। जैसे जैसे आप कार्य के मान को बढ़ा दोगे तो शक्ति का मान भी बढ़ जाएगा। और अगर आप समय के मान को बढ़ा दोगे तो शक्ति का मान कैसा हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। तो शक्ति दो बातों पर डिपेंड करती है, कार्य पर और समय पर। और इसी से हमें मिलता है शक्ति का सूत्र। और शक्ति का सूत्र क्या है, इसी से आपको मिलता है शक्ति का सूत्र। और सूत्र क्या है बच्चे, कार्य बटे समय। सूत्र क्या है बच्चे, कार्य बटे समय। सूत्र क्या है बच्चे, कार्य बटे समय। बढ़िया सी बातें हैं। तो शक्ति इज इक्वल टू कार्य बटे समय। शक्ति इज इक्वल टू कार्य बटे समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है, अब देखिए इसके मात्रक के बारे में हम बात करेंगे आगे, इसके मात्रक भी आएंगे। ठीक है, वैसे तो इसका जो मात्रक होता है ना, इसे बोलते हैं हम, देखिए सूत्र को अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो पावर, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो बेटा देखो, यदि कार्य का मात्रक हम जूल रख दें और समय का मात्रक हम सेकंड रखते हैं, तो जूल बटा सेकंड, जूल बटा सेकंड किसका मात्रक आ गया, शक्ति का। और शक्ति का मात्रक होता है वॉट। जूल बटा सेकंड कार्य का जूल बटा सेकंड क्या हो गया बेटे, शक्ति का मात्रक। और इसे डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, वॉट। और भी कई प्रकार के मात्रकों का उपयोग किया जाता है। जैसे इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो होती है उसमें हॉर्स पावर का यूज किया जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो होती है उसमें हॉर्स पावर का यूज करते हैं। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, बड़ी यूनिट होती है। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, काफी बड़ी यूनिट होती है। हम अक्सर प्रैक्टिस में 1000 वॉट मतलब 1 किलोवाट का भी उपयोग करते हैं। 1000 वॉट मतलब 1 किलोवाट का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, 1000 वॉट मतलब 1 किलोवाट का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, सबसे सामान्य जो मात्रक होता है वो जूल प्रति सेकंड या वॉट होता है। सबसे सामान्य जो मात्रक होता है वो जूल प्रति सेकंड और वॉट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे 1 वॉट बराबर 1 जूल बटा 1 वॉल बराबर 1 जूल बटा 1 सेकंड, उसी तरह से 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट बराबर 1000 जूल प्रति सेकंड। ठीक है बेटा, याद रखना ये सारी बातें। अब देखो ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक, ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक। अब देखो जूल जो है ना,
ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, लेकिन हमारे घरों में ऊर्जा की बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा मान का उपयोग होता है। तो इसलिए हम ऊर्जा के बड़े मात्रक का उपयोग करते हैं, जैसे कहते हैं KWH। अब देखो ये कैसे आया, ये कैसे आया, अब देख बेटा सुन, आपने पढ़ा P इज इक्वल टू W/T, पढ़ा अभी तुमने, ठीक है, P इज इक्वल टू W/T। तो तुमको ऊर्जा निकालना है अर्थात कार्य निकालना है, तो W इज इक्वल टू P इंटू टी, P मतलब शक्ति। अब यदि आप 1 किलोवाट का कार्य कर रहे हो कितनी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, तो आपकी जो ऊर्जा होगी वो हो जाएगी 1 kWh, ठीक है। ऐसे आप जूल में भी बदल सकते हो, ऐसे आप जूल में भी बदल सकते हो इजीली, ठीक है। तो यदि आप 1 किलोवाट का कार्य 1 किलोवाट का कार्य 1 घंटे तक करते हो, तो इस स्थिति में आपकी जो ऊर्जा हो जाएगी वो जाएगी KWH, किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर, है ना, किलोवाट घंटा या किलोवाट आवर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी टॉपिक की तरफ। देखो किलोवाट घंटा एक बड़ा सिंपल सा है। हमारे घरों में जो बिजली के उपकरण चलते हैं, हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है वो ऐसे आता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, वो है क्या, वो यही है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, वो है क्या, वो यही है। तो जब भी हम 1 किलोवाट शक्ति का उपकरण 1 घंटे के लिए उपयोग में लाते हैं, तो इस स्थिति में उसकी जो ऊर्जा होगी वो 1 kWh होगी, लगभग 1 यूनिट, ठीक है। अब देखो बेटा, बेटा ये आपको बताता है कि किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट प्रति घंटा की दर से व्यय होता है, ठीक है। 1 किलोवाट, और बेटा याद रखना 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल इज इक्वल टू 1 यूनिट। हमारे घरों में बिजली का बिल आता है, बहुत सी सरकारों ने ये करा है 200 यूनिट बिजली फ्री, 300 यूनिट बिजली फ्री, फ्री पूरी बिजली फ्री, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं यूनिट, वो यूनिट क्या है, वो है KWH। यदि आप 1 किलोवाट का कोई अप्लायंसेस, 1 किलोवाट का कोई भी उपकरण 1 घंटे के लिए चलाते हो और सोचते हो कि कितनी बिजली चलेगी, बड़ा सिंपल सा, एक हमारा मतलब भाई मेरे घर में एक पानी गर्म करने की रॉड है 1000 वाट की है, और यदि 1000 वाट की मैं रॉड को 1 घंटे तक चलाता हूं तो वो कितनी बिजली खाएगा, मैं ऐसे ही कैलकुलेट कर लूंगा, 1 यूनिट। 2 घंटे में कितनी खाएगा, 2 यूनिट। 3 घंटे में कितनी खाएगा, 3 यूनिट। 4 घंटे में कितनी खाएगा, 4 यूनिट, ठीक है। तो 1 किलोवाट 1 kWh क्या है, 1 kWh मतलब 1 किलोवाट का कोई भी अप्लायंसेस 1 घंटे तक यदि कार्य करता है, तो इस स्थिति में उसकी जो ऊर्जा होगी 1 kWh होगी, और इससे सामान्यतः बिजली के लिए बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। अब हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है वो अश्व शक्ति में थोड़ी आता, हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है वो जूल में थोड़ी आता, हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है वो न्यूटन में थोड़ी आता। उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ मात्रक होता होगा, उसके लिए भी तो कोई सिस्टम होता होगा, उसके लिए भी कोई नापने तोलने का तरीका होता होगा, और वो नापने तोलने का तरीका है KWH, 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 ठीक है। तो बिजली का बिल आज देखना आपके घरों में बिजली का मीटर लगा होगा, उस मीटर के ऊपर लिखा रहता है KWH, किलोवाट आवर, उसके ऊपर लिखा रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम जो बिजली का बिल बनाएंगे, कौन जानते हैं, बिजली के मीटर, हम जो बिजली का बिल बनाएंगे किस में बनाएंगे, KWH, KWH और KWH में, ठीक है। क्योंकि जो KWH है ना, KWH बहुत 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 ही उपयोगी मात्रक है जिसका हम रेगुलर लाइफ में उपयोग करते हैं। भाई साहब कभी तुम बिजली का बल्ब लेने गए होगे, दुकानदार के सामने जाते हो कि भाई साहब बल्ब दे दो, तो दुकानदार सवाल पूछता कितने वाट का, मतलब कितनी शक्ति, कितने वाट का मतलब कितनी शक्ति। अगर तुम उससे बोलते हो 10 वाट का बल्ब दे दो, मतलब वाट शक्ति, ट्यूबलाइट लगती है, हो सकता है 40 वाट की लगी हो, 100 वाट की लगी हो, वॉशिंग मशीन की मशीन होती है, हो सकता है 500 वाट की हो, टीवी होती है, हो सकता है 100 वाट की हो। आपके पास जो चार्जर आते हैं आजकल, बड़े हाइपर चार्जर, हाइपर चार्ज, ये सारे नाम के चार्जर आने लगे, वो किस वाट के आते हैं, वो भी तो वाट से आते हैं, 60 वाट, 70 वाट, 33 वाट। वो क्या है, वो उनकी शक्ति है कि जिस आधार से वो विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित कर रहा है, वो भी तो उसकी शक्ति है। तो बेटे जितने भी आप अप्लायंसेस यूज करते हो वो बिजली की खपत करते हैं, और बिजली की खपत जिस रूप में करते हैं वही रूप, मतलब वो जो यूनिट होती है ना, वो होती है KWH, और इसे हम डायरेक्टली जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका मान कितना होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। मैं लिख देता हूं, है ना, 1 किलो मतलब हो गया 1000 वाट आर, ठीक है, 1 kWh ये लिखा हुआ है, 1 kWh है ना, 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल,
ठीक है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये भी लिखा हुआ है, सारी बातें। तो 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। और अधिक जानकारी के लिए नीव बैच की रेगुलर क्लास अटेंड करें, ये तो आपको पता ही है। नीव बैच की जो क्लास होती है उसमें हम डिटेल में सारी बातें पढ़ते हैं, सारी बातें जानते हैं। तो नीव हिंदी के बच्चों, ये सिर्फ आपके लिए एक रिवीजन था, रिवीजन था। बाकी डिटेल तो आप पढ़े ही होगे या पढ़ोगे, अगर बैच में हो गया तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो होने वाला होगा बहुत जल्दी। तो इसी के साथ आज की ये क्लास यही समाप्त होती है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, दबा के लेक्चर देखिएगा, मजा आएगा। 1 घंटे का लेक्चर है और इस 1 घंटे में आप पूरा चैप्टर समझ के जाओगे। बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय।